नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 14 अप्रैल का दिन है और वो ऐतिहासिक दिन जिस दिन ने भारतवर्ष की संविधान को रचा, भारतवर्ष के इतिहास को ही बदल दिया और भारतवर्ष को आज विश्व में जो पहचान मिली है, जो शान मिली है, जो सम्मान मिला है, उसके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन का ताल्लुक उस महान हस्ती से है, उस युग पुरुष से है, जिस युग पुरुष ने भारतवर्ष की ना सिर्फ तमाम कुरीतियों को खत्म किया, बल्कि भारतवर्ष को वो सम्मान विश्व पटल पे दिलाया जिसे शायद ही इससे पहले या इसके बाद आज तक कोई नेतृत्व दिला पाया हो। तो आज हम मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें युग पुरुष कहा जाता है, जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा ज्ञाता, ज्ञानी और विद्वान कहा जाता है, जिन्होंने तमाम ऐसे ऐसे कार्य किए जिनका दूसरा कोई सानी नहीं है, ना दूसरा कोई उनके आगे उस कहीं खड़ा होता है। तो आज साथ साथ एक बड़ा ऐतिहासिक दिन भी है क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित कर दिया। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर और ये बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। आज हम यहीं इसी जगह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा करेंगे, इनके इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे, इनके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। तो आप लगातार कैमरे पर कैसा भारत न्यूज़ के साथ बने रहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो युग पुरुष, वो महान हस्ती जिन्होंने भारतीय संविधान देकर, इस दुनिया में सबसे अच्छा संविधान देकर, इस दुनिया को सबसे ताकतवर संविधान देकर, इस दुनिया में भारतवर्ष का नाम, पूरे विश्व में भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज हम भारतवर्ष के उसी महान हस्ती, महान पुरुष के जीवन को थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले उनके बारे में आज हम यहाँ जो सुगत विश्व बुद्ध विहार है, जो यहाँ का बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है, यहाँ हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे सामने इस पूरे बुद्ध विहार में तमाम कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तमाम दर्शक मौजूद हैं, तमाम बुद्ध विहार में मौजूद उनके जो अनुयायी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, पब्लिक है यहाँ पर। और बहुत जल्द यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम को हम आपको दिखाएंगे कि आज क्या कार्यक्रम होंगे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा उनका अतीत, थोड़ा सा उनका इतिहास भी आपको बताएंगे, क्योंकि वो इतिहास आप तक पहुंचना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत से लोग आज ये नहीं जानते कि वो महान हस्ती जिसने विश्व पटल पे भारत को इतना मान सम्मान दिलाया, इतना ऊंचे तक पहुंचाया, वो व्यक्ति कहाँ से आया था, कैसे आया था, किस परिस्थितियों में आगे बढ़ा, किन परिस्थितियों ने उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बना दिया, किन परिस्थितियों ने उसे विश्व गुरु बना दिया, किन परिस्थितियों ने उसे विश्व का सबसे विद्वान व्यक्ति बना दिया। वो परिस्थितियां ही होती हैं जो इंसान के जीवन में यू टर्न लाती हैं, इंसान के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाती हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लाइफ में वो कौन से यू टर्न थे, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने उनको इतना बड़े, इतनी महान हस्ती बना दिया। तो आज हम उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक, कुछ चुनिंदा छोटे छोटे उनसे जुड़े हुए जो रोचक तथ्य हैं उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। 1891, जी हाँ, वो साल, वो सत्र जिस साल ने इस धरती को एक बहुत बड़ा युग पुरुष दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में जन्मे, राम जी माहौर के यहाँ जन्मे, राम जी सतपाल जी के यहाँ जन्मे, भीमाबाई और राम जी के यहाँ जन्मे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बचपन में भीम कह के पुकारा जाता था, उनका जन्म होता है। दोस्तों, वो दौर था जब छुआछूत, जब तमाम कुरीतियाँ इस दुनिया पर हावी थीं, छोटे बड़े का भेदभाव था, जाति जाति में भेदभाव था, इंसान इंसान में भेदभाव था। उस दौर में भारत सही मायने में एक बीमारू देश था। उस दौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है एक छोटे से परिवार में। उनकी माँ थी भीमा बाई और पिता थे रामजी सतपाल। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जब जन्म हुआ
जन्म होने के कुछ समय बाद ही उनकी माँ उनको छोड़कर चली गई। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जैसा कि कहते हैं युग पुरुष जब कोई जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं वो देश को बदलने के लिए लेता है और उसके साथ ईश्वरीय शक्ति भी उसके साथ होती हैं। ऐसा ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ था, उनके साथ ईश्वरीय शक्तियां थी। वो विरले पुरुष लगातार आगे बढ़ता गया और कुछ समय बाद उनके पिता ने उनका प्रवेश एक विद्यालय में कराया। जैसा मैंने पहले बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समय में तमाम छुआछूत और तमाम भेदभाव का दौर था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ी विकट परिस्थितियों में उनके पिता ने किसी तरीके से सोर्स लगाकर और उनका प्रवेश कराया। लेकिन जिस विद्यालय में प्रवेश कराया वहाँ पर भी उनके साथ भेदभाव हुआ, उनके साथ ऊंच नीच का स्वभाव हुआ। उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी, उन्हें कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था, उनको बाकी बच्चों से दूर रहना पड़ता था। एक छोटी सी घटना कि एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के टीचर ने उनसे कहा कि आप ब्लैक बोर्ड पर आके कुछ लिखिए। तो जब वो लिखने के लिए अंदर आए तो सारे विद्यार्थी पीछे खिसक गए, सारे विद्यार्थी नीच नीच कह के उनको पुकारने लगे और इस तरीके से छुआछूत मानकर उनसे दूर भागने लगे, अपने अपने खाने के टिफिन को दूर करने लगे, कहीं उनकी परछाई भी उनके ऊपर ना पड़ जाए। मतलब कहने का मतलब ये था कि उस समय इतनी बुरी परिस्थिति थी इस देश की कि यहाँ पर इतना ज़्यादा ऊपर नीचे था, ऊंचा नीच की भावना थी कि लोग परछाई से भी डरते थे। सोचिए अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह कोई कमजोर दिल वाला होता तो वो कभी की पढ़ाई छोड़कर भाग जाता, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हार नहीं मानी और वो उन विकट परिस्थितियों से भी लड़े, जूझे और अपने पे अड़ग रहे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे। इसी तरीके से ऐसी कई घटनाएं हैं। कहते हैं उस दौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दौर में एक बार वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर गए, उन्हें रिक्शे पे सवारी करनी थी। जब वो रिक्शे पे बैठे तो रिक्शे वाले ने जैसे ही उनको ये मालूम पड़ा कि ये छोटी जात से हैं, उन्होंने रिक्शे वाले ने उनको रिक्शे से उतरने के लिए कह दिया और उनसे कहा कि आप दुगना पैसा चुकाइए। दुगना पैसा चुकाने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ये कहा गया कि तुम रिक्शा खुद चलाओगे, तुम्हारा रिक्शा या तुम्हारी परछाई मेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। तो ये वो दौर थे। ऐसी कई घटनाएं हैं। उसी दौर में एक बार कुएं पे, कहते हैं जो कुआं होता था उस पर महिलाएं, जो सभी वर्ग की महिलाएं हैं वो पानी नहीं भर सकती थी, केवल सवर्ण वर्ग की महिलाएं ही, उच्च वर्ग की महिलाएं ही पानी भर सकती थी। वो दौर था जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हर बुरी परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए, हर विकट परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। उसी समय उनको कुछ ऐसे अच्छे लोगों का भी साथ मिला जिसमें उनके गुरु थे जो अंबेडकर कहलाते थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जुड़ा भी एक इतिहास है, वो भी मैं आपको बताते चलूं। जैसा कि मैंने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सतपाल माहौर जाति के कहलाते थे, लेकिन उनके गुरु थे जो अंबेडकर थे, उनके नाम से ही इनको बाद में उन्होंने ही इनको नाम दिया अंबेडकर, और अंबेडकर नाम से ही इनको जाना जाने लगा। और साथ साथ उस समय जिस गांव में रहते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस गांव के लोग सरनेम के साथ अपने गांव का नाम लगाया करते थे। तो इस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंबेडकर कहलाने लगे और इस तरीके से वो धीरे 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 आगे बढ़ते गए, अपने आप को आगे बढ़ाते गए, लोगों के डर, लोगों की झिझक से दूर हटके अपने लक्ष्य पर फोकस करते रहे, क्योंकि उनका लक्ष्य था बदलाव। वो बदलाव, वो ऐतिहासिक बदलाव जिसकी दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, भारतवर्ष को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। छुआछूत से, ऊपर नीचे, नीचे छोटे बड़े के भेदभाव से इस दुनिया को, इस भारत देश को उबारना, इसको लक्ष्य मानकर वो आगे बढ़ते रहे। महिलाओं के साथ जो भेदभाव था उस भेदभाव को भी वो मिटाना चाहते थे। यही कारण था कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के कानून मंत्री बने, इस देश के पहले कानून मंत्री बने, तो उन्होंने महिला कोड बिल लाकर महिलाओं को वो न्याय दिलाया जिसकी वजह से आज तक महिलाएं सम्मान के साथ जी सकती हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक छोटी सी घटना इस बुंदेलखंड से भी जुड़ी हुई है। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बुंदेलखंड से या यहाँ के आसपास के क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इतिहास नहीं, लेकिन एक बार कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यहाँ किसी संस्था के बुलाने पर बुंदेलखंड भी आए थे। झांसी स्टेशन आए, रुके, काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, पर किसी कारणवश वो स्टेशन पर इंतज़ार करते रहे लेकिन उनसे मिलने वाले नहीं आए। क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया
के पहले के टाइम पे तमाम ऊंच नीच का भावना होती थी। हो सकता है इसके पीछे एक कारण ये भी रहा हो, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर झांसी स्टेशन तक आए थे। ये इतिहास की पहली घटना थी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जितनी चर्चा की जाए, जितना उनके बारे में बताया जाए, उतना कम होगा। विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे। ना उनके पहले ऐसा कोई व्यक्ति था, ना उनके बाद आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ। उन्होंने भारत को वो संविधान दिया, वो मजबूत संविधान दिया जिसकी बराबरी पूरे विश्व का कोई संविधान नहीं करता है। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे। आज हम 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर खड़े हैं और आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वर्तमान सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को राष्ट्रीय अवकाश, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक बात है और ये सम्मान निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों, हमारे बीच इस सुगत विश्व विहार, जो बुद्ध विहार, जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है, इसके ऊपर हम पहले भी एक स्टोरी कर चुके हैं और अपने आप में बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। आज हम यहीं मौजूद हैं क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है, 14 अप्रैल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्हें युग पुरुष कहा जाए तो कम है, जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा ज्ञाता कहा जाए, ज्ञानी कहा जाए, विद्वान कहा जाए वो कम है। वो महान हस्ती जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में वो गौरवान्वित स्थान दिलाया जो शायद इससे पहले ना तो कोई दिला पाया है, ना कभी कोई दिला पाएगा। तो आज उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर हम यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि हमने बताया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो हमें पता था, थोड़ा बहुत छोटा इतिहास उनका, कि किस तरीके से वो विकट परिस्थितियों से जूझकर और किस तरीके से वो समाज की कुरीतियों से लड़ते हुए, समाज के ऐसे लोगों से लड़ते हुए जो कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों को आगे आने नहीं देना चाहते थे, उनके साथ जंग करके, उनके साथ लड़ के और किस तरीके से वो आगे आए और ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को विश्व में पहचान दिलाई, बल्कि अपने समाज को, अपने लोगों को और उस दबे कुचले समाज को सम्मान दिलाया जिसका सम्मान शायद पहले कभी किसी ने नहीं दिलाया था। तो आज उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर हम मौजूद हैं। हमारे बीच इस सुगत बुद्ध विहार के जो भंते जी हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका नाम और उनका जो यहाँ का परिचय है वो जानेंगे। इसके बाद हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनसे कुछ सवाल करेंगे जो हमारे दर्शकों तक पहुँचना जिनका बहुत आवश्यक है। तो नमस्कार भंते जी, हमारे दर्शकों को अपना नाम और अपना परिचय। मेरा नाम भदंत कुमार कश्यप महाथेरा और वर्तमान में अखिल अध्यक्ष बुंदेलखंड ऑल इंडिया भिक्षु महासंघ सुगत बुद्ध विहार परिषा के हम प्रबंधक हैं, सुगत चैरिटेबल ट्रस्ट के भी प्रबंधक हैं। और मेरा इस जगह से हमारा जुड़ाव, जो लगाव, यानी हम जुड़ गए थे 1993 में जनवरी के माह से, और 93 में भिक्षु बनने की बात हमारे अंदर आ गई थी और 95 में भिक्षु बना। पूज भंते सुक्ता नंद जी मेरे आचार्य थे और भंते धम्मशील जी थे। हम बहुत जल्द कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उस समय इस बुद्ध विहार की जो नींव रखी है, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। डॉक्टर श्याम सिंह, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति, इंजीनियर हरपा सिंह जो कि CGM यहाँ के रहे, इंजीनियर OP मौर्य, इंजीनियर हरिमोहन साहब, इंजीनियर सत्या जी, इंजीनियर बादाम सिंह, इंजीनियर गया प्रसाद। पंते जी, जैसा कि बुंदेलखंड का इसे सबसे बड़ा बुद्ध विहार कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कितना इसका इतिहास है पुराना, और इस बुद्ध विहार में अब तक जो भी कार्यक्रम होते हैं वो विशेष रूप से कौन से कार्यक्रम होते हैं और कब कब होते हैं? इसमें हर वर्ष बाबा साहब की विगत 40 वर्षों से ज़्यादा हो गया जयंती मनाते हुए, क्योंकि 40 वर्ष स्थान को बने हुआ है, उससे पहले से लोग मनाते आ रहे हैं।
और बुद्ध जयंती भी मनाते हैं, परिनिर्वाण दिवस भी मनाते हैं। और यहाँ विपස්සना भी मेडिटेशन जो कोर्स हैं वो बराबर 34 साल से बराबर यहाँ शिविर चल रहे हैं। यहाँ पर सामूहिक के जो विवाह भी हुए हैं और सम्राट अशोक की जो अशोक विजयदशमी है 14 अक्टूबर है, यानी भिन्न भिन्न जो कार्यक्रम। आपने सम्राट अशोक का नाम लिया भंते जी, और निश्चित रूप से सम्राट अशोक जो है वो विश्व पटल पे उनसे बड़ा कोई योद्धा, कोई उनसे बड़ा व्यक्ति नहीं हुआ। यही कारण है कि भारत में सम्राट अशोक को एक विशेष प्रतीक के रूप में हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनका आदर सम्मान है। लेकिन जिस महान व्यक्तित्व को विश्व में, भारतवर्ष में इतना बड़ा स्थान प्राप्त है, वो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ हमने एक वीडियो बनाया था, हमने एक न्यूज़ कवर की थी। यहाँ दतिया के पास गुजर्रा गांव है, वहाँ पर उनके हाथ से लिखा हुआ एक शिलालेख है। कहते हैं पूरे विश्व में उनके 4 ही शिलालेख थे, जिसमें से एक गुजर्रा में है। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। वहाँ की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं वो बताती है कि उसके प्रति जो समाज की उदासीनता और सरकारों की उदासीनता है प्रतिनिधियों की, वो साफ दिखाई देती कि इस ऐतिहासिक पत्थर को कितना बड़ा पर्यटन स्थल होना चाहिए था, लोगों के लिए होना चाहिए था, सुलभ रास्ते होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाएं वहाँ पर शून्य हैं। तो क्या आपकी कमेटी या आपके लोग या आपके इस विषय पे कभी कोई चर्चा हुई क्या? उस स्थान को लेके सरकारों से चर्चा की जाए, जनप्रतिनिधियों से, कि उसका इतने बड़े महान सम्राट अशोक के उस स्थान को समाज के सामने लाना आवश्यक है, उसको बड़ा स्थल बनाना जरूरी है, इस पर लेके कभी कोई चर्चा हुई क्या? हमने वहाँ चर्चा हुई है। सम्राट अशोक के 2010 में 13-14 अक्टूबर का वहाँ कार्यक्रम किया था। 13-14 नवंबर में 2010 में विशाल 700-800 मतलब 3000 जिसमें लोग शामिल थे और 100-200 उसमें भिक्षु रहे होंगे। इसी बुधवार से लेकर के पूरी झांसी में भ्रमण किया था और धम्म यात्रा भी निकाली थी, उधर दतिया से भी आई थी। हमने सम्राट अशोक की यहाँ जयंती भी मनाई और हमने वहाँ लोगों से प्रयास भी किया है। जो माननीय मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे भी बात हुई। वर्तमान में डॉक्टर रक्षा संतराम सोनौरिया जी हैं, उनसे भी बात हुई। वो भी वहाँ उसका कुछ मतलब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी जाना आना 2-3 साल से उधर नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, और यहाँ प्रयास में रहता है। लेकिन हमने उसको हाईलाइट किया है। जो 10-11 में जो कार्यक्रम किए हैं, जो कि पूरे देश से लोग आए थे। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी। हाल ही में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। तो इसको लेके आप थोड़ा सा कैसा उत्साह है, कैसा विचार है आपका, थोड़ा सा? आप देखिए, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका वैसे अंदर से क्या है ये तो नहीं जान सकते हैं, लेकिन उनका प्रयास रहता है। कुशीनगर भी हम गए थे, उन्होंने एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था और वर्षावास दिन के दिन पहुंचे थे, और उनका भिक्षुओं के प्रति सम्मान का तो है। ये काम बहुत, हमें लगता है भारतवर्ष में बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े युग पुरुष रहे, तो ये सम्मान उनको काफ़ी समय पहले मिल जाना चाहिए था। ये पहले मिलना चाहिए था, लेकिन जो सरकार नहीं है उन्होंने उनकी अनदेखी की है। हाँ, चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ भंते जी, सुगत बुद्ध विहार के, और बुंदेलखंड जो सबसे बड़ा बुद्ध विहार है उसके सब मेन करता देख रेख करता। तो आइए अब हम इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं यहाँ मौजूद आज के इस कार्यक्रम में मौजूद पब्लिक में भी, और पब्लिक से भी जानते हैं आज के इस कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके उत्साह के बारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ मौजूद और भी जो इस कमेटी के, सुगत बुद्ध विहार कमेटी के जो सम्मानित लोग हैं, उनसे उनका नाम परिचय जानते हैं। उसके बाद उनसे सवाल करेंगे मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को जो इतना बड़ा उपलब्धि मिली है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे अपना परिचय दीजिए। मैं यशवंत लाल, यहाँ पे अधिशासी अभियंता हूँ, और आज पूज्य बाबा साहब की 132वीं जयंती के आयोजन यहाँ पे चल रहा है, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ये हर साल मनाया जाता है। और ये जो सम्मान बाबा साहब को मिलना चाहिए, ये हम सब की तरफ से
और पूरे देश की तरफ, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। और हम सरकार भी हमारा बहुत फेवर कर रही है कि आज अभी अभी कल वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो युग पुरुष रहे हैं, जिनकी वजह से भारत को पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, भारत विश्व का सबसे अच्छा संविधान का निर्माता माना जाता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके बराबर ना पहले कोई था ना उनके बाद कोई हुआ, लेकिन उनको जो सम्मान आज मिला है कि उनकी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया, आपको क्या लगता है, इसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं और ये काम पहले कब तक हो जाना चाहिए था? बहुत जल्द ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो ये वर्तमान सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में घोषित किया गया। ये बहुत ही गर्व की बात है और मैं समझता हूँ कि ये दिवस जो है ये बहुत पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब का जो योगदान रहा है, करीब लगभग 50 देशों का संविधान अध्ययन करने के बाद जो वहाँ से जहाँ से अच्छी चीज़ें मिली और भारतीय समाज को देखते हुए इन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, वो भारत के संपूर्ण नागरिक और जाति पात व्यवस्था सभी धर्मों का समावेश करते हुए बहुत ही उत्कृष्ट संविधान प्रस्तुत किया है। और हम सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया गया। हमारे बीच इस सुगत बुद्ध विहार के कमेटी के अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो सम्मान आज दिया है, आज़ादी के इतने वर्षों बाद क्यों बाकी लोगों को पहले क्यों याद नहीं आया? कहते हैं कि जब पहली सरकार बनी गांधी जी के समय में, नेहरू जी के समय में, उस समय सबसे योग्य व्यक्ति अगर कोई था पूरे भारतवर्ष में तो वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन कायदे से तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हों उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। और कहते हैं ये इतिहास की एक घटना है कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और उनसे मंत्रिमंडल की एक सूची बनवाई गई गांधी जी के द्वारा कि आप एक मंत्रिमंडल की सूची तैयार करो कि कौन कौन मंत्री होगा, तो वहाँ भी इतने योग्य व्यक्ति जिसने भारत को संविधान देने का सबसे बड़ा काम किया, भारत को एक मजबूत संविधान देने का काम किया, उस सूची में जब वो गांधी जी के पास लेके गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। तो ये एक ऐसी घटना थी जो अपने आप में स्तब्ध कर देने वाली थी। लेकिन महात्मा गांधी दूरदृष्टि रखते थे, बापू दूरदृष्टि रखते थे। वो जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं देश बहुत बड़े गर्त में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को उस समय निर्देश दिया कि अगर इस कमेटी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं तो फिर मेरा होना का कोई अस्तित्व नहीं, मेरे इस आंदोलन का कोई अस्तित्व नहीं। उनके आग्रह पे फिर उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्थान दिया गया और वो भारत के पहले कानून मंत्री बने। तो कहने का मतलब ये कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बचपन से ही विकट परिस्थितियों से जूझकर आगे बढ़े और उनको सम्मान जो समय पे मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं वो हर सम्मान में उनको कहीं ना कहीं थोड़ी देर हुई। लेकिन फिर भी गौरव की बात है कि वर्तमान सरकार ने उनको सम्मान दिया। तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, जानने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद आपने जो प्रश्न पूछा इसके लिए। ये कोई आज का विषय नहीं है। हमारा जो भारत देश है, ये कोई कितना भी कहे कि हमारी मानसिकता बदल गई है, लेकिन ये जाति प्रधान देश था, अभी भी है। जातिवाद के आधार पर ही आज भी सारे कार्य यहाँ पर होते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिन लोगों ने अब तक जाति से जोड़ कर रखा, ये उनकी सोच है, ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है। जबकि बाबा साहब, जैसा कि आपने कहा, विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज माने जाते हैं, विश्व गुरु कहते हैं लोग। कानून के सबसे अच्छे वेत्ता थे वो। उन्होंने हमारे संविधान का निर्माण, वो इतने दूरदर्शी थे कि आज के समय में भी हमारा संविधान सटीक बैठता है। आज के समय में हमारा संविधान जो है,
जहां हम जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारा संविधान बिल्कुल, जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को मायूस महसूस करता है, तब उसे संविधान याद आता है, बाबा साहब याद आते हैं। लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाता है, वो संविधान भूल जाता है, बाबा साहब को भूल जाता है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। दोस्तों, जैसा आप हमारे सामने एक बात रखी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या संविधान को केवल अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और जैसा कि हमसे अध्यक्ष जी ने कहा कि भारत में भले आज भारत आज़ाद होकर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन मानसिकता आज भी जातिवाद पर हावी है। आज भी हर चीज़ को, चाहे राजनीति हो, चाहे चुनाव हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको जाति के आधार पर ही, जाति के चश्मे से ही देखा जाता है, और यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सही मायने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया संघर्ष तभी कार्यगत होगा जब ये जातिवाद की प्रथा जड़ से समाप्त होगी इस देश से, तभी यह भारत की जो बीमारी है, ऊंच नीच की बीमारी, तभी जाके समाप्त होगी। दोस्तों, सुगत बुद्ध विहार में आज जैसा कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, और ये बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है, और इसको और गौरवशाली बना दिया वर्तमान प्रधानमंत्री ने, इस दिन को घोषित कर दिया राष्ट्रीय अवकाश के रूप में। जैसा कि तो यहाँ वैसे तो हर वर्ष कार्यक्रम होते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कार्यक्रम होते हैं, नाटक होते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं अपने आप में इतिहास का कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये आज पहला कार्यक्रम होगा जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर इस नाटक के जो मंचन करने वाले हैं, कलाकार हैं, इनमें हमारे कमलेश जी भी हैं, जो बुद्ध विहार कमेटी के सदस्य हैं, ये भी इसमें हिस्सा लेते हैं, सचिव हैं, और इनके साथ ही हम इस कार्यक्रम को देखेंगे भी, मंच पे दिखाएंगे भी। चलिए इनसे जानते हैं, इनका उत्साह जानते हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और राष्ट्रीय पर्व को लेकर इनके मन में क्या भावना है, कितना उत्साहित हैं इसको लेकर, इनसे भी जानते हैं। आज हम सभी लोगों को 132वीं जयंती जो परम पूज्य बाबा साहब की है, सभी लोगों को बधाई देते हैं। और हम लोग बुंदेलखंड में एक हमारा जो बुद्ध विहार है, इतने उत्साहित रूप से हम लोग अपना जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं कि जो परम पूज्य बाबा साहब ने हमें सम्मान और अधिकार दिया है, उसको हम लोग कम से कम 1 महीने से रिहर्सल हम लोगों की जारी है, और हम लोग इसको बहुत भव्य तरीके से बनाना चाहते हैं कि हमेशा इतिहास के रूप में यादगार रहे, और हमारे परम पूज्य बाबा साहब की जयंती हमेशा पूरे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध रहे। और आज जो सार्वजनिक अवकाश हमारे माननीय योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषित किया है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी सुगत बुद्ध विहार प्रबंधन समिति की ओर से, और ऐसे ही वो सहयोग करते रहें तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। और परम पूज्य बाबा साहब ने सभी संवर्गों के लिए जो संदेश दिया है, वो चाहे नारी का कल्याण हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे एकता का हो, वो परम पूज्य बाबा साहब ने संदेश दिया है। अच्छा, आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में, इसमें आप भी किरदार निभा रहे हैं, आप कौन सा किरदार निभाने जा रहे हैं? मैं आज राजा बड़ोदरा, जो बड़ोदरा के जो नरेश थे, जहाँ पे हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी पढ़ाई के लिए जो मदद लेके विदेश गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो मैं बड़ोदरा के राजा का मैं अभिनय आप लोगों के सामने अभी अभिनय करूँगा। राजा आप भी हमारे साथ हैं,
ये भी आप देख सकते हैं इस नाटक के एक कलाकार के रूप में यहाँ पर ड्रेसअप है इनका। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस किरदार को निभाने वाले हैं, इनका परिचय क्या है और कब इससे पहले या कब से ये इस नाटक को करते आ रहे हैं, कब से ऐसे नाटकों में भाग लेते आ रहे हैं। मेरा नाम कमलेश चौधरी है। मैं बड़ा गाँव का रहने वाला हूँ और सोशल वर्कर मेरा काम है और मैं यहाँ बुद्ध विहार से कई वर्षों से जुड़ा हूँ, कम से 20 वर्षों से जुड़ा हूँ। और यहाँ इस बुद्ध विहार में जो कार्यक्रम चलता है बड़े हर्षोत्साह के साथ सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। और ये तीसरा हमारा नाटक मंचन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पहला नाटक मंचन था तथागत भगवान बुद्ध का, जो सभी लोगों ने रैसल करके उसे सफलतापूर्वक किया है। इसके बाद महान सम्राट अशोक का दूसरा नाटक तैयार किया था सभी लोगों ने और उसको भी सफलता मिली थी और सभी लोग का मिलजुल कर करते हैं। अब ये तीसरा नाटक मंचन कर रहे हैं हम लोग और सभी लोगों के सामने। और आपका रोल क्या है इस नाटक? हमारा रोल है जो महाराजा बड़ोदरा महाराजा हैं, उनके हम महामंत्री के पद पर हैं। ये हमारे मंत्री हैं जी, तो आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम होने जा रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरित्र पर, उनके जीवन पर, उनके जीवन के में कैसे परिवर्तन आए, कैसे वो विकट परिस्थितियों से जूझकर अपने आप को युग पुरुष बना पाए, कैसे इस देश को वो संविधान दे पाए जिसने इस देश को गौरवशाली देश बना दिया। तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस कार्यक्रम में राजा बड़ोदरा का किरदार निभा रहे हैं कमलेश जी, जो इस कमेटी के सचिव हैं, और साथ में इनके ये भी हैं जो महामंत्री का किरदार निभा रहे हैं। आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 साधु। तो सभी ने कृष्णापनशील ग्रहण किया। इसका मतलब होता है यानी मैं उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करता हूँ, करती हूँ, दूसरी बार भी तीसरी बार भी। मैं प्राणी मात्र पर दया करूंगा, यानी मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। दूसरा होता है यानी अदिन्ना का मतलब होता है कि मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा, बिना दी वस्तु नहीं लूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। तीसरा शील है कामेशु, मतलब मैं कामवासना के वशीभूत होकर के परिस्थिति का मन नहीं करूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। चौथा शील है मूसावाद का, जिसका मतलब होता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, बेमत नहीं बोलूंगा, कड़वा वचन नहीं बोलूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। और पांचवा है यानी सुरा मेर, जो की कच्ची पक्की शराब, जितने भी मादक द्रव्य है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तंबाकू है, चरस है, गांजा है, अफीम इत्यादि, जुआ भी आ जाता है, इतने भी नशीले पदार्थ हैं, मैं सबका सेवन नहीं करूंगा, मैं ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। मतलब ये 5 सील हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्धों के लिए है, मतलब अगर कोई सीलों का कोई पालन करता है, जैसे कहा निर्धन या धनवान हो, अनपढ़ या बुद्धवान, जिसने मन मैला किया उसके व्याकुल प्राण। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे शिक्षित हो, जो व्यक्ति सीलों का उल्लंघन करेगा उसको जो जो मतलब भारत की जो संविधान में धाराएं हैं, नियम है, उसको वो सजा मिलती है। अच्छा संविधान है हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। भारत के हम वासी, ये देश है हमारा, सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा, हमारा
सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा भारत के हम वासी, ये देश है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। दुनिया में गूंजती है बुद्ध धर्म की गाथा, दुनिया में गूंजती है बुद्ध धर्म की गाथा, करुणा की बहती नदियाँ समता का है नजारा नजारा, सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। नोटों पे अशोक स्तंभ है सत्य में जयते, नोटों पे अशोक स्तंभ है सत्य में बहते, तेरे वतन में तिरंगा दम चक्र है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा संविधान है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। साहू फुले नारायण महापुरुषों की है धरती, साहू फुले नारायण महापुरुषों की है धरती, समता स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो महान पुरुष, वो युग पुरुष जिन्होंने भारत को गौरवशाली इतिहास दिया, गौरवशाली संविधान दिया, एक बड़ा संविधान दिया, जिसकी वजह से आज भारत पूरे विश्व में संविधान के मामले में और हर चीज़ के मामले में सबसे मजबूत राष्ट्र माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो ज्ञान के भी हर चीज़ के, अगर उनको देखा जाए, कानून के ज्ञाता, ज्ञान के ज्ञाता, और विश्व में सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति भी जिन्हें कहा जाता है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आज उनकी जयंती 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था उनका, और एक छोटे से परिवार में पैदा हुए थे। उस समय उस परिवार को, उस समाज को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता था, और तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने आप को न सिर्फ इस समाज में शिक्षा का सबसे ऊंचा पायदान दिया, बल्कि ऐसे ऐसे स्थानों पे भारतवर्ष को पहुंचाया, ऐसे ऐसे नामों से जोड़ा, जिसकी वजह से आज भारत अपने आप में गौरवान्वित है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को वर्तमान में जो 70 सालों से सरकारों ने नहीं सोचा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा, और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया। ये अपने आप में एक उपलब्धि का विषय है, उपलब्धि का काम है, और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारतवर्ष को गौरवशाली देश बनाने में अपना योगदान दिया, उनके प्रति कार्य करती रही है, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों और चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों। तो आज इसी को लेकर हम अपनी कवरेज आप तक लेकर आए थे कि आपको हमारी आज की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ी हुई ये कवरेज कैसी लगी, हमें अपने विचार लिखना ना भूलें। मैं आपका दोस्त मृदुल सारस्वत फिर मिलता हूँ किसी नए ऐसे ही कवरेज पर।